अगर आप दे रहे हैं आर्मी का एग्जाम, कोई भी ट्रेड हो, चाहे वो आर्मी जीडी, टेक्निकल ट्रेडमैन, नर्सिंग असिस्टेंट, कोई भी आर्मी का एग्जाम हो, और आपको नहीं पता कि सिलेबस में क्या आने वाला है, पेपर में क्या आने वाला है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इम्पॉसिबल। तो सिलेक्शन को करने के लिए पॉसिबल क्या करना है, हमें देखना है इस वीडियो को, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एग्जैक्ट क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, कितने नंबर कहाँ कहाँ से आते हैं, ये सारी डिटेल आपको इसमें वीडियो में पता चलेगी। अगर आप इसको वीडियो को स्किप करते हैं तो इसका मतलब अपने आप सिलेक्शन को मिस कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं हमारे एग्जाम में। और सबसे बोनस, मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन सा एग्जाम आपका या कौन सा टॉपिक आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट ये पूरा ऑफिशियल डिटेल सिलेबस हम दिखा रहे हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कितनी चीजें आपको पढ़नी है। देखो, सबसे पहले अगर हम जीके की बात करें तो आपको ऑफिशियल सिलेबस में मालूम होगा कि जीके के 15 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो जीके में अगर सबसे पहले बात करें हम, तो आता है इतिहास। और इतिहास में क्या है, हमारा प्रागैतिहासिक काल है, एक आधा क्वेश्चन यहाँ से आता है, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन है, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल है, महाजनपद काल है, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य, दक्षिण भारत के जिले और प्रारंभिक भारत की कला एवं संस्कृति। ये आपके मेन टॉपिक है, लेकिन आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बेसिक बेसिक पढ़ना है। जैसे प्रागैतिहासिक काल के जो प्रमुख चीजें हैं, जैसे कि पत्थर का आविष्कार कब किया, वो पत्थर कब से यूज में आया, आग का आविष्कार कब हुआ, सिंधु घाटी में कौन कौन से प्रमुख नगर हैं, कौन कौन किस नदी के किनारे बसा है, किसकी खोज किसने करी, यह आ जाएगा। वैदिक काल में प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, कितने वेद हैं, कितने उपनिषद हैं, ये आ जाएगा। महाजनपद काल में कौन सा जनपद का राजा कौन था, और कौन सी यहाँ की राजधानी कौन सी थी, सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था, उसका संस्थापक कौन था, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। मौर्य साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, उसका गुरु कौन था, प्रमुख पुस्तकें कौन थी। ऐसे ही मौर्योत्तर काल में शुंग, कुषाण और शक इनके संस्थापक कौन थे। गुप्त साम्राज्य में आ जाओगे, जिसे गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है, यहाँ की स्थापत्य कला, पुस्तकें, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। दक्षिण भारत के राज्यों में चोल, चेर और पांड्य जो रहेंगे, इसमें आपको क्या जानना है कि कौन सा जो क्षेत्र राज्य है वो किस क्षेत्र तक फैला हुआ था, प्रमुख राजा कौन से हैं। और प्राचीन भारत की कला एवं संस्कृति, जिसमें हम दक्षिण नागर बेसर शैली की बात करते हैं कि कौन कौन से मंदिर किस कला श्रेणी में बने हुए हैं, तो ये आपको जानना है। और ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री में इतना ही पढ़ना है। आप कोई भी कोर्स नहीं लेते हैं, केवल आप इन टॉपिक को किसी भी बुक से लेके आप पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। फिर इसके बाद में अगर हम देखें मध्यकालीन इतिहास की अगर हम बात करते हैं, तो वहां भी बहुत ज्यादा नहीं जाना है, केवल आपको जानना है जैसे गुलाम वंश है, तो गुलाम वंश की स्थापना किसने करी, खिलजी वंश की किसने करी, पहला अंतिम शासक कौन था, प्रमुख पुस्तक कौन सी थी, तुगलक, सैयद, लोदी, विजयनगर साम्राज्य और मुगल साम्राज्य। मुगल में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, एक पूरा ऑर्डर में मैंने दे रखा है, ये आपको पढ़ना है। मराठा साम्राज्य, मध्यकालीन शासन व्यवस्था इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भक्ति आंदोलन में, क्योंकि इसी टाइम पर हमारे जो कई सारे आंदोलन हुए, सूफी आंदोलन हुए, ठीक है, सिख धर्म का उदय होता है, तो ये हमें यहाँ पर पढ़ना है, सूफी आंदोलन हो जाएंगे। कला स्थापत्य की बात हम करेंगे, जैसे कि कौन सी जो इमारत है वो कहाँ है, लाल किला कहाँ है, आगरा का किला कहाँ है, ये सब चीजें हमें यहाँ पर जाननी होती हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। आधुनिक भारत की अगर बात करोगे भाई, तो यहाँ पे आपका प्रागैतिहासिक, अरे ये गलत, आधुनिक भारत में, अच्छा रिपीट हो गया है, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, आधुनिक भारत की बात करोगे तो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हो जाएगा, ईस्ट इंडिया का विस्तार हो जाएगा, जैसे कि पहली कंपनी कहाँ लगी, पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, ठीक है, पहली व्यापारी कोठी कहाँ बनाई, इनकी नीतियां क्या थी, सत्तावन का संग्राम क्या था, धार्मिक सुधार आंदोलन क्या थे, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्या थी, नरमपंथी गर्मपंथी आंदोलन क्या थे, स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी, गांधी युग में असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, संविधान की प्रक्रिया और स्वतंत्रता में भारत का विभाजन, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सीक्वेंस में मैंने आपको दे रखा है, आप इसी सीक्वेंस से पढ़ना शुरू करेंगे, एक हफ्ते में आप ये पूरा पढ़ के खत्म कर देंगे, क्योंकि वैकेंसी आपकी बहुत जल्द आने वाली है। विश्व इतिहास की बात करोगे तो यहाँ बहुत ज्यादा नहीं जानना है, केवल आपको रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, इनकी जो जो बहुत इंपॉर्टेंट की क्रांतियां हुई हैं वो आपको जाननी है। फिर आपका भौतिक भूगोल की आप बात करोगे तो जैसे कौन कौन से नदियां कहाँ पर हैं, कौन से क्षेत्र कहाँ पर हैं, ये आपको जानकारी लेनी है। भारतीय भूगोल की बात करोगे तो भारत में प्रमुख नदियां, प्रमुख नदी, पर्वत, पठार, श्रृंखलाएं, वो जाननी है। विश्व भूगोल में आपका जैसे कौन सा देश है, उसकी राजधानी कहाँ है, ठीक है, किस क्षेत्र में आता है, ठीक है, किस महाद्वीप में देश है, तो ये आपको जानना है। भारतीय संविधान से आपको बहुत प्रमुख जो आर्टिकल हैं आपके, ठीक है, प्रमुख क्या होंगे, अनुच्छेद कहते हैं ना, प्रमुख अनुच्छेद आपके क्या क्या हैं, ये आपको जानकारी लेनी है। ठीक है। उसके बाद में अर्थशास्त्र में बहुत कम आता है, वो एक आध किताबें आपकी आती हैं, वही आपको जाननी है। जनगणना से एक आधा क्वेश्चन आ सकता है तो आ सकता है, वरना तो नहीं आता है। भारतीय
स्थिर सामान्य ज्ञान में जो हमारा स्टैटिक जीके का पोर्शन है उसकी लगातार क्लास हम ले ही रहे हैं, वो आपको पढ़ना होता है। फिर आपका अंतरराष्ट्रीय स्थिर सामान्य ज्ञान है, यानी जो हमारा इंटरनेशनल स्टैटिक जीके है, जैसे कि क्वेश्चन आता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, या आपका WHO का मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कब हुई, ठीक है, तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर जो आते हैं स्थिर सामान्य ज्ञान। अंतरराष्ट्रीय संगठन इसी के अंदर आ जाते हैं, महत्वपूर्ण स्थान भी इसी में आ जाएंगे, स्टैटिक जीके का ही पार्ट है। कैपिटल्स ये सब क्या है, इसी स्टैटिक जीके का ही पार्ट है, तो ये भी आपको पढ़ना है और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला अगर आपको जानना है, और ये मैं बता रहा हूँ, अगर आप इतना पढ़ लोगे ना, जीके का एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला। फिर आपका प्रमुख टेम्पल्स कौन कौन से हैं, नदियों के किनारे बसे शहर हैं, व्यक्तित्व हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं, पुस्तकें और लेखकें हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं, पुरस्कार जैसे भी हाल ही में रेमन मैग्सेसे किसे मिला, पुलित्जर किसे मिला, वो आपको जो करंट में मिले हैं वो भी जानने हैं और पुराने भी जानने हैं। फिर रक्षा है, खेल है, महत्वपूर्ण दिवस हैं, कंप्यूटर हैं, विविध हैं। तो ये आपको इतनी जानकारी लेनी है, इतना आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में अगर आप साइंस की बात करोगे, जहां से आपके टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं जीडी में और आपके टीए में, ठीक है, 15 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपका इकाई यूनिट हो जाएगी, गति हो जाएगी, ऊर्जा बल हो जाएगा, दाब, विद्युत चुंबकत्व, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि तरंगे और नाभिक की संरचना। ये आपके 10 चैप्टर हैं, ये आप पढ़ लोगे। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं हर एग्जाम में, ठीक है, ये आपके सभी में आएंगे, आर्मी का आप कोई भी एग्जाम दोगे। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, इसके बाद में अगर तो रसायन विज्ञान है, इसमें आपका क्या आ जाएगा, धातु, अधातु, मिश्र धातु, यौगिक मिश्रण, अम्ल, क्षार, लवण, परमाणु की संरचना, रासायनिक सूत्र, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, कार्बनिक और बहुलक। ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके आते हैं जीडी की बात अगर करें तो, ठीक है। बाकी नर्सिंग असिस्टेंट में और ज्यादा आ जाते हैं, ठीक, तो इतने आपके आने हैं। फिर इसके बाद में अगर बायोलॉजी की बात करोगे तो यहाँ पे कोशिका आ जाएगा, पादप प्राणी, मानव शरीर, मानव आहार, रक्त, रोग और विविध भी बहुत आता है यहाँ से। तो आपके जीव विज्ञान के यहाँ पे कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके जीडी में, ठीक है। बाकी नर्सिंग असिस्टेंट में आपके तो स्पेशल यहाँ पे 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपका टॉपिक। तो 15 30 नंबर आपके यहाँ से बन जाते हैं। फिर अगर हम बात करें मैथ्स की, तो देखो भैया मैथ्स में क्या होता है कि मैथ्स में यहाँ पर संख्या पद्धति है, सबसे पहला चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। फिर उसके बाद में घनमूल वर्गमूल से क्वेश्चन आपका आता ही आता है, सरलीकरण से क्वेश्चन आता ही आता है, फिर आपका एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन आना ही आना है, औसत से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रतिशत से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर अगर आगे बात करें, लाभ हानि से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है, अनुपात समानुपात से एक आता ही है, समय दूरी से एक क्वेश्चन आ जाता है, समय कार्य से एक क्वेश्चन आ जाता है, साधारण ब्याज से आपका एक क्वेश्चन आता है, डीआई नहीं आती है, यहाँ पे लिख दिया गया है। वैसे आपका जो टेक्निकल वाले होते हैं उसमें आ सकता है, बाकी जीडी में तो डीआई नहीं आता है। एज से क्वेश्चन आपका आ जाता है, और ये क्वेश्चन कभी कभी मैथ में, कभी कभी रीजनिंग के पोर्शन में पूछा जाता है, क्योंकि यह चैप्टर दोनों में ही आता है। फिर इसके बाद अगर बात करोगे अगर क्षेत्रमिति की, तो यहाँ पे वृत्त से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है, बहुभुज चतुर्भुज से क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ से इस पूरे टोटल एरिया से आपके 2 या 3 क्वेश्चन ही आते हैं, तो आपको ध्यान के चलना है। अगर वृत्त आएगा तो वही नहीं आएगा, और ये आएगा तो वो नहीं आएगा, तो मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन से ऊपर कभी नहीं आते जीडी में मेंसुरेशन से, ये आपको ध्यान रखना है। अगर 15 क्वेश्चन है, 15 में 2 या 3, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन ही आपके आएंगे मेंसुरेशन से, बाकी आपका अर्थमेटिक ही आता है। तो इस पे आप बहुत ज्यादा दिमाग नहीं भी लगाओ तो भी चल जाएगा। फिर उसके बाद में अगर आप बीजगणित की बात करोगे, समुच्चय समीकरण, द्विघात समीकरण, घातांक, लघुगणक, करणी, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, कोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति, ये आपका टेक्निकल में आता है, आर्मी टेक्निकल में, जीडी में नहीं आता है। जीडी में अगर आएगा तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, और आपका अगर आएगा तो करणी से आ जाएगा एक क्वेश्चन, बाकी तो आपका जीडी में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति से आ सकता है, बाकी बहुत ज्यादा वो नहीं है कि मैंने सभी चैप्टर लिख दिया जहां से क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं, क्योंकि ये सिलेबस सभी ट्रेड के लिए है, मैंने आपको शुरुआत में ही वीडियो के बताया था, ठीक है। तो मैंने सारे लिखे हैं, तो मैंने जीडी के लिए मैंने मार्क कर दिया है कि ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये यहाँ पर आ सकते हैं। करनी मुश्किल है, लेकिन द्विघात समीकरण, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आता है, लेकिन वो ही कौन सा, बेसिक लेवल का, एडवांस नहीं आता है। फिर आता है रीजनिंग की बात करोगे तो सीरीज, समानता, वर्गीकरण, व्यवस्थित क्रम, रक्त संबंध, दिशा परीक्षण, घड़ी कैलेंडर, लुप्त संख्या, बैठक व्यवस्था, ठीक भाई। अब देखो यहाँ पे रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर इतने सारे हैं, ठीक है, चैप्टर इतने सारे हैं,
तो एक चैप्टर यहाँ पे अगर छूट रहा है क्या, देख यहाँ पे एक चैप्टर मैंने ऐड करना मिस हो गया है, तो मैं ऐड कर दे रहा हूं, और वो है कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, एक चैप्टर ये ऐड करना मैं भूल गया हूं, और एक चैप्टर और यहाँ पे ऐड कर दो, सीरीज यानी श्रृंखला। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन तो पक्का है, और यहां से एक क्वेश्चन आपका पक्का है जो आना ही आना है। उसके बाद में क्वेश्चन एक आता है आपका दिशा परीक्षण से, रक्त संबंध से, और कैलेंडर या लुप्त संख्या। आप कहोगे सर 5 ही आना, आप तो सारे ही बता दे रहे हो। तो यहां देखो ये दो तो फिक्स हैं, इन 4-5 चैप्टर में 3 क्वेश्चन आएंगे, तो लेकिन आपको सारे ही पढ़ना है, और सारे पढ़ेंगे तभी आपके पूरे 5 में से 5 आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज आप सभी क्वेश्चन जो है नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको स्ट्रेटजी क्या रखनी है कि आपको डेली क्या करना है, एक अपना टास्क बनाना है कि आज मुझे यह चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर को कंप्लीट करना है, उसके टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तक के आपको लेवल पे जाना है। कोई भी बुक ले लेनी है आपको, जो भी आपको अच्छी लगती हो मार्केट से, वो कोई भी हो सकती है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि आप ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, जो आपका मन हो वो ले लो, कहीं से भी पढ़ लो, आप बिल्कुल आराम से इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए ये है बहुत ही बेहतरीन सिलेबस है जो बनाया गया है हमारे द्वारा, जिसको आप किसी भी बुक से बिना किसी कोर्स को परचेस किए हुए आप पढ़ सकते हो, और साथ में आप करंट अफेयर्स अपना पढ़ते रहें। बाकी आप लोग अगर चाहते हैं कि करंट अफेयर्स की क्लास मॉर्निंग में हम चालू करें, तो आप बिल्कुल चैनल से जुड़िए, और शाम को 7:15 बजे हम आर्मी का पूरा फुल प्रैक्टिस सेट मैं और दीपशिखा मैम आपको यहाँ पर करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग 7:15 पे PM पे आप लोग जरूर से जरूर जुड़ें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी को यह जानकारी पता लग सके। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।